जी बिल्कुल, एक फ्लैट मार्केट है, बिल्कुल कोई ज़्यादा हलचल है नहीं इंडेक्स स्पेसिफिक, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ट्रेडर्स की शानदार है और बजट से जिन भी सेक्टर्स को, जिन भी कंपनियों को फायदा हो रहा है, उनके शेयर्स पे आज पकड़ मजबूत होती हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा निफ्टी पे चढ़ने वाला स्टॉक आइडिया सेलुलर, हालांकि टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांगली पोजीशंस ऑलरेडी बन गई है, लेकिन आइडिया सेलुलर कल की माइनर गिरावट के बाद आज फिर से चढ़ा और 5% ऊपर आ गया अच्छी तेजी के साथ। इसके अलावा भारतीय एयरटेल इंडेक्स का दूसरा सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है और आईटीसी, देखिए बजट पे सेंटैक्स की कोई भी घोषणा नहीं हुई, वो एक बहुत राहत की खबर आईटीसी और लिकर कंपनीज के लिए, टोबैको कंपनीज के लिए समझी जा रही है। कुछ फिल्टर्ड सिगरेट्स के दाम जरूर बढ़ गए, लेकिन फिर भी आइडिया सेलुलर आईटीसी पिछले 2 दिनों में बहुत स्ट्रांगली बढ़त ऑलरेडी शो कर चुका है। आईसीआईसीआई बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीपीसीएल, ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स साबित हो रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेडर्स एक्टिव हैं, उन पे बात करेंगे। मेरे साथ इसमें इम्तियाज कुरैशी साहब जुड़ चुके हैं। इम्तियाज जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर बताएं, बजट के बाद क्या अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है या फिर ये वन वे ट्रैक पे जो चल रहे हैं ये अभी तेजी और बढ़ सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग रजत। नो डाउट हम वन वे ट्रैक पे ही है और जो हिसाब से निफ्टी ने 7900 से जो रैली की है और एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है 8600 और उसके बाद 8700 उसको सरपास कर लिया है। अभी रुझान ये है कि 8670 जब तक स्पॉट निफ्टी ये ब्रेक नहीं करता, मेरे ख्याल से हो सकता है कि निफ्टी 8800 को भी सरपास कर जाए और क्लोज टू 8900 भी आ सके। फिलहाल रुझान ये है, बेस पॉजिटिव है, तो जो भी लॉन्ग पोजीशन है 8670 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए, एक स्टॉक देखिए प्रिज्म सीमेंट, पिछले 2 दिनों में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी, अफोर्डेबल हाउसिंग को बजट का सहारा मिला है, उसका एक बहुत स्ट्रांगली बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर भी है। फ्रेट रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, एक और पॉजिटिव खबर। तो ये जो प्रिज्म सीमेंट में जो तेजी बन रही है, ये अभी आपको थमती नजर आती है या फिर ये और तेज होगा? नहीं रजत, मेरे ख्याल से रुझान यहाँ पे पॉजिटिव बना रहेगा यहाँ पे। और जितने भी हमने सीमेंट सेक्टर्स में कल हमने देखा, एसीसी सीमेंट में, उसके बाद इंडिया सीमेंट में, मेरे ख्याल से ये सीमेंट सेक्टर्स में काफी अच्छा पॉजिटिव रुझान है। प्रिज्म सीमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, तो मेरे हो सकता है कि यहाँ से 7 to 8% की और अपर साइड में रैली देखने मिले, होल्ड करना चाहिए यहाँ पे। चलिए, एक स्टॉक देखिए कमेंस, Q3 स्टैंडर्ड मुनाफा 18% बढ़ा और नतीजों का इंपैक्ट है। आज कमेंस में जोरदार तेजी बन रही है और बहुत एक्टिविटी सुबह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तेजी भी और बढ़ेगी क्या? देखिए रजत, यहाँ पे जो कमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे तकरीबन एक काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है, कॉर्पोरेट रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये बढ़त अभी भी बढ़ेगी। और जो हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ से तकरीबन और 2 to 3% इंट्राडे की रैली देखने मिल सकती है, तो फिलहाल बने रहना चाहिए इसमें कमेंट्स में। चलिए, लेकिन हम फिर से बजट पे ही बात करते हैं और आज बड़े जानकार और साथ ही साथ मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं और जानने की हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, अर्थव्यवस्था पे इसका असर क्या रहेगा और क्या ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मेरे साथ अभी धर्मेंद्र प्रधान साहब जुड़े हैं, पेट्रोलियम मंत्री। बहुत शुक्रिया सर आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि क्या ये बजट को आप देखते कैसे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि विपक्ष बहुत आलोचना कर रहा है बजट की। क्या इस बजट में आपको लगता है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है? मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बजट देश को दिया है। उस बजट के कारण जिस प्रकार की उन्होंने प्रबंधन किया, देश की कृषि, देश की ग्रामीण अर्थनीति, देश की उद्योग धंधे, देश की नौजवानों के लिए रोजगार और विशेष करके समाज की जो वंचित वर्ग है, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, इन लोगों के लिए जिंदगी में ये बजट बहुत सारा फर्क लेके आएगा। रूरल इलाका में स्पेंडिंग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ेगी, एमएसएमई सेक्टर को काफी इंसेंटिवाइज किया गया है, हेल्थ केयर के बारे में काफी सारी इनिशिएटिव लिया गया है। ये सब मुहिम के कारण, ये सब निर्णयों के कारण नेट रिजल्ट उसकी है, देश की रोजगार बढ़ेगी, देश की युवाओं को उसमें मौका मिलेगी। इसलिए बजट देश में निचले तबके के लोगों में एक नई आशा जगाएगी, ये मैं मानता हूं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उस पर सरकार की क्या तैयारी और क्या टैक्स कलेक्शन का फायदा जरूरतमंदों को मिल पाएगा? देखिए, डीबीटी के बारे में धीरे धीरे सरकार पिछले बजट से एक मुहिम शुरू किया है। बजट किनको मिलनी चाहिए, ये वितर्क आज रंग लेके आ रही है। बजट में हम पिछले बार चर्चा शुरू किए थे, इस बजट तक हमने
40-50 हजार करोड़ रुपया डीबीटी की रूट में पहुंचा दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। यानी उसमें से सीधा सीधा फायदा क्या होता है, सब्सिडी टारगेटेड हो जाता है। टारगेट की जब बात आती है, कुछ अनावश्यक लोगों की भी कटती है। यही तो बजट की प्रबंधन की खूबी है। इसलिए जब हम टैक्स नेट की सरलीकरण की बात कहते हैं, टैक्स नेट की व्यापकता के बारे में बात कहते हैं, जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए, आखिर अभी जो वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार की तथ्य आज देश के सामने रखा है, आखिर टैक्स देता कौन दे रहा था? कुछ सैलरीड लोग दे रहे थे, जो तनख्वाह प्राप्त लोग दे रहे थे, जिनको टैक्स देने ही चाहिए, वो लोग नहीं देते थे। आज इस नए व्यवस्था में उनकी टैक्स दायरा बढ़ेगी, सामान्य लोगों की राहत होगी, लेकिन जो लोग अभी तक टैक्स नहीं दे रहे थे उनको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा प्रधान साहब, ये बजट में वित्त मंत्री साहब ने पीएसयू ऑयल कंपनियों के मर्जर की बात कही है। ये मर्जर कब तक पूरा होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेगा मर्जर होगा जो पीएसयू ऑयल कंपनियों के लिए प्लान किया गया। देखिए, सरकार तो एक सैद्धांतिक नीति बनाती है, उसको आज बजट में उल्लेख किया गया है। बाकी ये किस साइज की बनेगी, कौन कौन मिलकर बनाएंगे, ये मार्केट के ऊपर निर्भर करते। सरकारी कंपनी आपस में बैठ के बातचीत करके परस्पर की आवश्यकता और सुविधाओं को देख के बनाएंगे। दो विषय में स्पष्ट करूं, सरकार नीति बना दी, सरकार उसको एक समय अवधि के साथ पूरा करना भी चाहेगी। बाकी कौन किस साइज की और कब होगा, ये उस कंपनी की ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप में कहूं, जिस प्रकार की बाजार, जिस प्रकार की मार्केट साइज भारत में बन चुकी है, उसमें विश्व की इंटीग्रेटेड कंपनी आके यहां पहुंच रही है। विश्व स्तर की कंपटीशन को भारत की निजी कंपनियों की ओर से सामना करने के लिए इस प्रकार की इंटीग्रेशन बहुत दिनों से इंडस्ट्री की ओर से भी अपेक्षा थी, हमारी जो सरकारी कंपनियां उनकी ओर से भी अपेक्षा थी। आइसोलेशन में कारोबार नहीं हो सकती है। उत्पादनकारी कंपनी से लेकर रिफाइनरी भी उसमें रहे और वितरण भी, मार्केटिंग प्लानिंग भी उनके पास रहे, ऐसे योजना आवश्यकता थी, उसको इस बजट ने व्यवस्था किया गया है। अच्छा, 8 लिस्टेड कंपनियों के मर्जर के बाद मार्केट कैप जो एक्सपेक्टेड है वो 100 अरब यूएस डॉलर्स की एक्सपेक्टेड है। और आपने इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी की बात कही है, इसमें थोड़ा डिटेल से बताएं कि इसमें क्या खास रहने वाला है। सब एक इंटीग्रेटेड कंपनी की जब बात कहा जाती है, उत्पादन से लेकर वितरण तक, उसमें भी रिफाइनरी आती है। चलिए, और साथ ही साथ ये पीएसयू ऑयल कंपनियों के जो मर्जर है उसमें कोई समय सीमा तय की गई है, कब तक पूरा हो जाएगा? इस पे अगर आप एक बार फिर से कुछ स्पष्टीकरण कर पाए तो। हम चाहेंगे ये विषय एक टाइम फ्रेम के अंदर ही हो जाए, लेकिन ये एक विशुद्ध बिजनेस डिसीजन है। सरकार की काम है नीति बनाना, सरकार ने नीति बना दी है। इंटीग्रेटेड कंपनियां होनी चाहिए, सरकारी कंपनी आपस में इंटीग्रेशन में आए, कौन किसके साथ आएगा ये व्यावसायिक विषय है, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीशन के बाद वो लोग तय करेंगे।